हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम काव्य विधि के अंतर्गत जो निर्धारित कवि दिए गए हैं उनका पार्ट 9 को देखेंगे, जिसमें हम नागार्जुन, जिनका नाम वैद्यनाथ मिश्र है, उनको देखेंगे। ये हमारी जो झारखंड सीजीएल की सीरीज चल रही है, जिसमें हम जो पेपर 2 हिंदी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये जो सीरीज है, यदि आप देख ले तो इसमें एमसीक्यू और थ्योरी दोनों उसके जो वीडियोज़ हैं वो मैं अपलोड करता हूँ। तो यदि आप इनको देखते हो तो 90% अंक आप आसानी से ग्रहण कर सकते हो जब चीज़ों को आप ग्रैप कर लोगे। इससे पहले मैंने इस जो सीरीज है उसमें कई सारे वीडियोस जो है वो इस जो पार्ट है उसमें अपलोड कर दिए हैं। इसमें अभी तक मैंने 8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो इसको आप चेक कर लोगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इन सारे जो पेपर 2 के वीडियोज़ हैं इनको एक साथ आप देखना चाहते हो तो ये हमारा प्लेलिस्ट है जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 करके, जिसमें आपको सारी जो वीडियोज़ हैं वो एक जगह मिल जाएगी, जिससे आपको वीडियो को खोजने में परेशानी नहीं होगी। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसको आप चेक कर लोगे। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपने अभी तक कहानी उपन्यासों को नहीं पढ़ा है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसको जाके आप पढ़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हो। ये मेरा जो टेलीग्राम है उसका यूज़र नेम है सौरभ 25 सिंह। तो आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, यहाँ से आप मेरे से बात हो सकती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो नागार्जुन है उनका जो जीवन शॉर्ट में देख लेते हैं, जीवन का परिचय। उसके बाद इनके जो डिटेल्ड जो जितने भी चीज़ें हैं उनको देखेंगे। तो इनका नाम जो है वो क्या था, तो नाम इनका नागार्जुन था, ये याद रखना है। और यदि मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। मूल नाम क्या था इनका? मूल नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र था। और इनका बचपन का नाम जो था वो ठक्कन मिश्र था। ठक्कन मिश्र, मिश्र क्योंकि ये पंडित थे, जिस कारण से ये मिश्र लगाया जाता है। आप जानते होंगे कि पंडित जो है वो टाइटल अपना क्या लगाते हैं, तो वो मिश्र लगाते हैं, तो मिश्र इस कारण से लगा हुआ है। और इसके पीछे एक कहानी है कि जो इनके जो पिता थे, इनके जो माता पिता थे, उनके उनके 4 पुत्र थे, लेकिन चारों के चारों का डेथ हो गया था काफ़ी जल्दी में। तो यही कारण है कि काफ़ी जल्दी में डेथ होने के कारण इनको एक मतलब एक आशा नहीं रह गई थी कि जो हमारा संतान है वो हो पाएगा, हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो जिस कारण से जब इनका जो 5वां पुत्र हुआ, ठीक है, तो इस कारण से इसे बोला गया ठक्कन। ठक्कन मतलब ठगना, मैथिली में इसको ठक्कन जो होगा वो ठगना कहा जाएगा। तो इसे भी बोला गया कि ये ठग के चला जाएगा, मतलब ये ठगन है। तो इस कारण से ठगन मिश्र इसका नाम शुरू में रखा गया। और चूंकि बाद में इनका जो इनके मृत्यु नहीं हुई, तो उस कारण से जब जो इनके माता पिता थे वो वैद्यनाथ, वैद्यनाथ कहने का मतलब जो वैद्यनाथ धाम है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, तो उनमें से एक वैद्यनाथ धाम है जो कि झारखंड में अवस्थित है। ठीक है, वैद्यनाथ धाम जो है वो झारखंड में अवस्थित है। तो वहाँ वो जाया करते थे, उनसे उनकी जो लगाव था, वो जो शंकर भगवान है, भगवान भोलेनाथ है, उनसे लगाव उनका काफ़ी बढ़ गया था। जिस कारण से जब उनका बेटा हुआ, जो जो नागार्जुन हुए, उनको उनका जो 5वां पुत्र था उसका नाम क्या रख दिया गया, तो वो वैद्यनाथ रख दिया गया उसी नाम से, और उनका जो टाइटल अपना था वो मिश्र लगा दिया गया। तो यही उनका जो दोनों नाम है ठक्कन मिश्र और वैद्यनाथ मिश्र है, इसका मैंने कारण भी आपको बता दिया। इनका जन्म कब हुआ था, तो वो 1911 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और जो शहर है, जो गाँव है, वो भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इनका गाँव का नाम सतलखा था। ठीक है, वो कहाँ है, तो वो मधुबनी में है। मधुबनी कहाँ है, तो वो बिहार में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सतलखा में इनका जन्म हुआ था, लेकिन यदि इनके पैतृक गांव की बात करें तो ये पैतृक गांव इनका दरभंगा था। दरभंगा में बिहार जो है वो तरौनी इनका पैतृक गांव था। बाकी जो मधुबनी था वो इनका ननिहाल था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1998 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1998 ईस्वी में हुई थी, वो दरभंगा में हुई थी। अपनी जो पैतृक जो गाँव था वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, दरभंगा में। इनका जो नाम था वो नागार्जुन था। नागार्जुन नाम से वो हिंदी में कविताएं लिखते थे, और जो मैथिली भाषा में इनकी कविताएं होती थी वो वहाँ पे वो अपना जो नाम है वो यात्री यूज करते थे। तो 2 नाम इनके आपको याद रखना है। नागार्जुन नाम वो हिंदी में यूज करते थे। नागार्जुन नाम कहाँ यूज करते थे, तो नागार्जुन नाम हिंदी में करते थे, और जो यात्री है, यात्री नाम वो मैथिली में करते थे। उनका जो पेशा था वो पोएट थे और लेखक थे। भाषा उन्होंने 4 यूज की, बंगाली, मैथिली और जो हिंदी है, उसके बाद संस्कृत है, और उसके बाद एक और भाषा ये यूज करते थे, उसको बाड़ाला बोलते हैं। तो बाड़ाला भी भाषा इन्होंने यूज की। इनका जो काल था वो आधुनिक काल था, और गद्य और पद्य इन्होंने दोनों लिखा है, कविताएं लिखना और पद लिखना। ठीक है, पद होता है तो इसमें कविताएं होंगी, और गद्य लिखना जो लंबी लंबी चीज़ें लिखी जाती है, तो गद्य और पद्य इन्होंने दोनों लिखा है। विषय में इनकी कविता, कहानी, निबंध, इनमें सारा लिखा है। ठीक है, निबंध संग्रह भी इन्होंने लिखा है। आंदोलन में जो प्रगतिवाद आंदोलन चला था हिंदी साहित्य में, उससे ये संबंधित है। इनका जो उल्लेखनीय काम है वो कौन कौन सा है, तो पत्रहीन नग्न गाछ। पत्रहीन नग्न गाछ ये मैथिली की कविता है, जिसके लिए इन्हें साहित्य जो सम्मान है वो भी मिला है। बलचनमा
उसके बाद युग धारा। तो इनके जो हम डिटेल से देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्योंकि रचनाओं से ही सवाल काफ़ी बनते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट है उसको बस लिख दिया है। खिताब की बात करें तो इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान 1969 ईस्वी में मिला। उसके बाद भारत भारती सम्मान भी मिला है और राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार भी मिला है। राहुल संकृत्यान पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला है। तो कई सारे इन्हें अवार्ड मिल चुके हैं। बाकी हम जब अवार्डों को देखेंगे तो उनको डिटेल से देख लेंगे। अब हम इनके जीवन को थोड़ा सा डिटेल से देख लें कि जो नागार्जुन का जन्म है वो कब हुआ था। तो वो 1911 ईस्वी में हुआ था। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में, जो वर्तमान मधुबनी जिला है वहाँ पे सतलखा में हुआ था। ठीक है। और उनका जो पैतृक गांव है वो दरभंगा में है। पैतृक गांव उनका दरभंगा में, मैंने बता दिया। पिता का नाम गोकुल मिश्र था और माता का नाम उमा देवी था। ये मैंने पहले भी बता दिया है आपको। पिता का नाम जो है वो गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। उनका बचपन का नाम ठक्कन मिश्र था। तो ये आपको याद रखना है, और क्यों था ये मैंने आपको बता भी दिया है। नागार्जुन जो था वो हिंदी और मैथिली में इनकी कविताएं काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। और इनके जो भाषा का ज्ञात तथा प्रगतिशील जो विचार है उसके साहित्य में नागार्जुन ने हिंदी के लिए अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत, बांग्ला में मौलिक रचनाएं इन्होंने की। संस्कृत और मैथिली एवं बांग्ला के इन्होंने अनुवाद भी किए। कई सारे जो संस्कृत की किताबें हैं, कई सारे जो मैथिली की बुक हैं, बांग्ला के जो कई सारे बुक हैं, उनको अनुवाद भी किया, उनको ट्रांसलेट भी किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला, मैंने आपको बताया भी है। मैथिली में यात्री नाम से ये लिखा करते थे, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इनका जो उपनाम था वो क्या था, तो वो वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है। और नागार्जुन भी इनका नाम था। कई सारे नाम 3-4 हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। ये घुमक्कड़ थे। ठीक है। ये घुमक्कड़ जो होते हैं, जैसे राहुल संकृत्यान जो है उनको घुमक्कड़ बोला जाता है, तो वो घुमक्कड़ थे ये। इनका जो जीवन था वो घूमते घूमते ही बीता था। कई जगह इन्होंने घूमा था, तो ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। जो वैद्यनाथ मिश्र है, इनका आरंभिक जो शिक्षा हुआ वो पारिवारिक स्थिति के लघु सिद्धांत और कौमुदी और अमरकोश के सहारे आरंभ हुआ। ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, जो कौमुदी और अमरकोश जो है वो लघु सिद्धांत जी कहते हैं। इसमें होता है कि मैथिली जो क्षेत्र था, बिहार का जो मैथिली क्षेत्र है, ऊपर का जो पार्ट है नॉर्थ बिहार का, उसमें ये जो परंपरा होती है कि मैथिली में जितने भी समृद्ध लोग हों, जितने भी अमीर लोग हों, जो सक्षम हों, उनका ये कर्तव्य होता है कि जो असक्षम लोग, प्रतिभावान मतलब जो असक्षम हो लेकिन उनमें प्रतिभा हो, तो वैसे बालक को उनका कर्तव्य होता है कि उनकी शिक्षा का वो व्यवस्था करे। तो इसी शिक्षा के, क्योंकि वो जो नागार्जुन थे वो प्रतिभावान थे, इस कारण से उनकी जो शिक्षा का व्यवस्था किया गया था, तो वो मैथिली के जो उच्च जो सक्षम लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनके द्वारा इनकी शिक्षा का व्यवस्था किया गया था। तो ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी उस समय, जो कि आज देखने को नहीं मिलती है। आज की स्थितियाँ कुछ अलग हो चुकी है, जिस कारण से जो भारत है उसकी जो लिटरेसी रेट भी घटती चली जा रही है। बाकी भारत सरकार के द्वारा कई सारे जो इनिशिएटिव है वो लाए गए हैं, जैसे कि फ्री में शिक्षा देना, वो मौलिक अधिकार डालना 14 वर्ष तक, कई सारी चीज़ें हैं, आप इन सब के बारे में जानते होंगे। बाद में इन्होंने जो विविध संस्कृत की पढ़ाई भी की, बनारस जाकर काशी जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की। वहीं पे उन्होंने आर्य समाज से उनका प्रभाव जुड़ा। वहीं पे वो जब गए तो आर्य समाज से उनका जुड़ाव लगा और उन पे बौद्ध दर्शन का वहीं से प्रभाव पड़ने लगा और बौद्ध की ओर उनका झुकाव काफ़ी तेजी से बढ़ने लगा। उनमें यदि बात करें कि उनके प्रिय राजनीतिज्ञ कौन थे, तो प्रिय राजनीतिज्ञ में उनका सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। और बौद्ध के रूप में उन्होंने राहुल संकृत्यान को अग्रज माना है कि हमसे जो आगे जो राहुल संकृत्यान है वो चलते हैं। ये भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और जो नागार्जुन है वो भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, और दोनों बौद्ध की ओर इनका झुकाव काफ़ी ज़्यादा था। ये बनारस से फिर कलकत्ता चले गए थे और कलकत्ता से फिर दक्षिण भारत घूमते घूमते लंका चले गए थे, जो श्रीलंका है वहाँ चले गए, और वहाँ पे विधा लंका परिवेन में जाकर यहाँ पे बौद्ध धर्म की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। लंका में जाने के बाद इनकी बौद्ध धर्म की शिक्षा तो हुई ही, बौद्ध शिक्षण संस्थान में बौद्ध की शिक्षा तो इन्होंने लिया है, उसके साथ ही इन्होंने विश्व राजनीति में भी रुचि जगाई, जिसके कारण से जो वे भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके बारे में इनकी जो समझ है वो सजग होती चली गई, और इस कारण से वो जो भारतीय आंदोलन है, जो भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है, इनमें भी इन्होंने भाग लिया था। और साहित्य रचनाओं के साथ साथ जो नागार्जुन है उनके जो राजनीति आंदोलन में भी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, क्योंकि विश्व राजनीति में उन्होंने रुचि ली, तो उन्हें जो चीज़ें हैं वो समझ में आई कि भारत में भी जो अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जा रहा है उनको भी यहाँ से हटाना जाना चाहिए। यहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है कि आपके कि जो राहुल संकृत्यान है और जो नागार्जुन है वो गुरु भाई हैं, तो ऐसा करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। स्वामी सहजानंद
जो स्वामी सहजानंद है, जो कि भूमि से संबंधित जो किसान आंदोलन है वो चलाते थे, तो स्वामी सहजानंद जो बिहार में थे, उनसे प्रभावित होकर, स्वामी सहजानंद से प्रभावित होकर वो बिहार के किसान आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। जो नागार्जुन है वो इन्हीं से प्रभावित होकर बिहार के जो किसान आंदोलन है वहाँ पे इन्होंने भाग लिया। और चंपारण के जो किसान आंदोलन हुआ था, जो तिनकटिया व्यवस्था के विरुद्ध 1917 ईस्वी में हुआ था, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। और वहाँ पे रचनात्मकता के साथ साथ सक्रिय प्रतिरोध में भी इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद जो जेपी आंदोलन में भाग इन्होंने ले लिया था, और जेपी आंदोलन में भाग लिया। और आज़ादी के बाद जेपी आंदोलन हुआ था, इमरजेंसी के टाइम पे 1975 से 78 के बीच का जो समय आता है ना, उसमें ही जेपी आंदोलन हुआ था। तो जेपी आंदोलन जो था उसमें इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। और एक भाषण में उन्होंने कहा था कि सत्ता प्रतिष्ठान की दुर्नीतियों के विरोध में एक जन युद्ध चल रहा है। सत्ता प्रतिष्ठान के दुर्नीतियों के विरोध में, दो नीतियां मतलब दो नीति बनाना, दो नीतियों के विरोध में एक जन युद्ध चल रहा है, जिसमें मेरी हिस्सेदारी सिर्फ वाणी की नहीं है, मतलब सिर्फ बोलने की हिस्सेदारी ही मेरी नहीं है, मेरा हिस्सेदारी इसमें कर्म की भी है। इसलिए मैं आज अनशन पे हूँ, कल जेल भी जा सकता हूँ। और अंततः उन्हें जब इमरजेंसी लगा था तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो वो भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का जो आंदोलन हो, उसमें इन्होंने काफ़ी जो सजग रूप से, जो काफ़ी जो कर्मठ रूप से इन्होंने भाग लिया था। जन संघर्ष में अडिग आस्था, जन संघर्ष जो होता था, जनता के द्वारा जो संघर्ष किया जाता था, उनमें इनकी अडिग आस्था थी और जनता से इनका गहरा लगाव था और एक न्यायपूर्ण समाज का सपना था। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला कि जन संघर्ष में अडिग आस्था, जन संघर्ष में इनकी आस्था थी। दूसरा है कि जनता से इनका लगाव था। और तीसरा जो है वो एक न्यायपूर्ण समाज का सपना था इनका। तो ये तीन जो गुण थे वो नागार्जुन के आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगी और इनके साहित्य में भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके बिना इनका जो साहित्य है वो अधूरा दिखता है। तो यही तीनों चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया। जन संघर्ष में अडिग आस्था होती थी, जन संघर्ष में ये पार्टिसिपेट करते थे, जनता से इनका गहरा लगाव हुआ करता था और एक न्यायपूर्ण समाज का इनका सपना था कि एक समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें वो न्याय व्यवस्था काफ़ी सजग हो। इनका जो लेखन कार्य था, जो नागार्जुन का लेखन और प्रकाशन की बात करें तो इनकी डिटेलिंग भी देखेंगे, लिस्टिंग भी हम देखेंगे, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखेंगे। नागार्जुन का जो असली नाम क्या था, तो वो वैद्यनाथ मिश्र साहब, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। उसके बाद जो हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना जो नाम है वो नागार्जुन रखा था, और जो मैथिली उनका साहित्य था उसमें इन्होंने यात्री उपनाम से अपनी रचनाएं जो है वो करते थे। और काशी में रहते हुए, जब काशी में वो रहते थे, बनारस में जब काशी में रहते थे, तो उन्होंने वैदेही उपनाम से कविता लिखी थी। वैदेही जो होता है वो वहाँ का जो सीता है, जो माता सीता है, उनके लिए वो जो होता है वैदेही, ठीक है। तो 1936 ईस्वी में इन्होंने सिंहल मतलब श्रीलंका, सिंहल में विद्यालंका परिवेन में ही विद्यालंका जो परिवेन है वहाँ पे इन्होंने अपना जो नागार्जुन नाम था उसको ग्रहण किया था, उसको स्वीकार किया था कि हाँ मैं अब यहाँ से अब मैं जो नागार्जुन नाम से अभी अब कविताएं लिखूंगा। तो नागार्जुन नाम कब स्वीकार किया, तो वो 1936 ईस्वी में सिंहल में जो श्रीलंका है वहाँ पे इन्होंने शुरुआत किया था। उसके बाद आरंभ में इन्होंने हिंदी कविताएं भी यात्री नाम से लिखी थी। बाद में जब इनके मित्रों के द्वारा कहा गया कि आप हिंदी में जो कविताएं हैं वो नागार्जुन नाम से लिखें, तो फिर इनकी जो हिंदी कविताएं होती थी वो नागार्जुन नाम से ही ये लिखते थे। नागार्जुन की यदि पहली रचना की बात करें तो पहली इनकी रचना थी जो वो मैथिली में थी, ठीक है। मैथिली में एक कविता थी जो कि 1929 ईस्वी में जो लहरिया सराय दरभंगा है, लहरिया सराय इनका जो दरभंगा है, जो अपना गांव था, वहां से इनको जो मिथिला नामक पत्रिका थी वहां पे छपी थी। तो पहली जो इनकी कहानी है वो मिथिला नामक पत्रिका में मैथिली भाषा में ही छपी थी। तो ये आपको याद रखने हैं। और उनके हिंदी की रचना जो है वो सबसे पहली, यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं तो इन सबको चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। उनकी जो पहली हिंदी रचना है वो राम के प्रति, पहला हिंदी रचना कौन है, वो राम के प्रति नाम से कविता थी जो कि 1934 ईस्वी में छपी थी। और कहाँ से छपी थी, तो वो लाहौर से छपी थी, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था। तो लाहौर की एक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु से इनकी पहली जो रचना थी वो कौन थी, तो राम प्रति इनकी पहली रचना थी जो 1934 ईस्वी में लाहौर से, कौन सी साप्ताहिक पत्रिका में, तो विश्व बंधु नामक में छपी थी। कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण हो या फिर यात्रा वृत्तांत हो, निबंध हो, बाल साहित्य हो, इन सब में इनका जो योगदान काफ़ी सजग रहा था। भाषा में इनकी मैथिली संस्कृत के अतिरिक्त बारला भी यूज किया है, बंगाली भी यूज किया है, ठीक है। बारला भाषा जो साहित्य है उसमें नागार्जुन का लगाव शुरू से ही रहा था। काशी में रहते हुए उन्होंने अपना जो छात्र जीवन था उसमें बारला साहित्य में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। और उनका जो लिखने का स्टार्ट हुआ था वो 1978 ईस्वी में बारला साहित्य लिखना स्टार्ट किया था। और वो जो 1989 आते आते तक उन्होंने 50 जो कविताएं हैं वो बारला साहित्य में लिख चुके थे।
ठीक है। कुछ रचनाएं उनकी बंगाल की जो पत्र पत्रिकाओं में भी छपी थी, बंगला जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें भी इनकी कुछ रचनाएं छपती थी। कुछ हिंदी के जो लघु पत्रिकाएं होती थी उसमें लिप्यंतरण मतलब जो ट्रांसलेशन होता है वो लिखा गया है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन और जो अनुवाद है वो उस सहित प्रकाशित हुआ, तो मतलब लिपियों का अंतरण करना, जैसे कि देवनागरी लिपि हो गई, ठीक है, देवनागरी लिपि हो गई, उसी तरह से रोमन लिपि हो गई। तो कई सारे लिपियां, जैसे सरस्वती लिपि हो गई, कई सारे लिपियां पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो लिपियों का लिपांतरण किया, लिपि को कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया। कई सारे जो हिंदी की लघु रचनाएं हैं, मौलिक रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत, मैथिली, बांग्ला में अनुवाद का भी कार्य किया, ट्रांसलेशन का भी कार्य किया। जो कालिदास सर्वाधिक जो प्रिय इनके कवि थे, जो नागार्जुन थे, उनके सबसे प्रिय जो कवि थे वो कालिदास थे। और इनका जो मेघदूत पुस्तक था वो सबसे प्रिय पुस्तक था। मेघदूत का इन्होंने मुक्तक छंद में, मुक्तक छंद लिखने का जो तरीका होता है, तो मुक्तक छंद मतलब प्रबंध नहीं होगा, वो एक दूसरे से जुड़ा नहीं होगा, वो छंद होंगे, वो मुक्त होंगे। मतलब एक छंद लिख दिया गया, जैसे एक चीजें लिख दी गई, एक दोहा यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद एक यहाँ पे दोहा लिख दिया गया, तो ये दोनों जो दोहा है वो स्वतंत्र होंगे, इनका एक दूसरे में कोई संबंध नहीं होगा। तो वो प्रबंध नहीं होंगे, प्रबंध काव्य वो नहीं होंगे, वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे, वो मुक्तक काव्य होंगे। तो वही मुक्तक छंद में इनकी जो रचनाएं हैं वो की थी, किसकी? तो मुक्तक छंद में मेघदूत की रचनाएं की थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुक्तक छंद होता क्या है। तो ये 1953 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद जो जयदेव है, जिसकी गीत गोविंद पुस्तक है, उसका इन्होंने भावानुवाद भी किया। भावार्थ का जो अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन होता है, वो भी उन्होंने किया था 1948 ईस्वी में। उसके बाद इनका बड़ाला जो उपन्यास है, बड़ाला भाषा में उपन्यास, शरत चंद्र के कई सारे उपन्यासों को इन्होंने जो हिंदी में अनुवाद किया था, हिंदी में इनको छापा था। उसके बाद कन्हैया लाल मालिक लाल मुंशी है, उनका जो उपन्यास था पृथ्वी वल्लभ, उनको गुजराती से इन्होंने हिंदी में भी 1945 ईस्वी में अनुवाद किया था। 1965 ईस्वी में उन्होंने विद्यापति, जो विद्यापति है, मैथिली कहेंगे वो है, जो विद्यापति है, कृतिलता कृतिपता का आपने मैंने पढ़ाया भी है इन सबको। यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके वो जो प्लेलिस्ट है हिंदी वाली उसमें मिल जाएगी। तो इन्होंने विद्यापति के कई सारे जो कविताएं हैं, 100 गीतों का इन्होंने भावानुवाद किया और बाद में विद्यापति के जो 100 गीतों हैं इनका जो अनुवाद करके भी छापा था। और इसके अतिरिक्त इन्होंने विद्यापति की जो पुरुष परीक्षा जो संस्कृत की किताब है, उसके तहत जो कहानियां हैं उसका भावानुवाद किया, जो कि बाद में विद्यापति की कहानियां नाम से 1934 ईस्वी में छपी थी। 1964 ईस्वी में 1964 में सीबीसी की स्थापना हुई थी। सीबीसी मैंने पहले भी बताया था, सेंट्रल बिजनेस कमीशन की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। तो विद्यापति की कहानियां नाम से इसका प्रकाशन किया गया था नागार्जुन के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। बाकी हम इनके जो लिस्टिंग है कहानियां की वो भी देख लेते हैं कि इनके कविताएं संग्रह कौन कौन सी है, जो कविताएं आपको याद रखनी होगी। तो युगधारा, उसके बाद सतरंगे पंखों वाली, उसके बाद प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, उसके बाद तुमने क्या कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने अपने खेत में, उसके बाद हरिजन गाथा, उसके बाद हजार हजार बाहों वाली, उसके बाद पुरानी जूतियों का कोरस, उसके बाद आता है रत्न गर्भ, उसके बाद रत्न गर्भ हो गया। उसके बाद ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। तो ये कविताएं, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने इस गुब्बारे की छाया में भूल जाओ पुराने सपने। तो ये इनकी जो कुछ रचनाएं हैं ये आपको याद रखना होगा। मैं फिर से इनको रिपीट कर देता हूँ। युगधारा, सतरंग पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, उसके बाद खिचड़ी विप्लव देखा हमने अपने खेत में, हरिजन गाथा, हजार बाहों वाली, उसके बाद पुरानी जूतियों का कोरस, रत्न गर्भ, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, उसके बाद इस गुब्बारे की छाया में भूल जाओ पुराने सपने। तो ये इनकी जो कविता संग्रह है इसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि पूछ दिया जा सकता है कि कौन सी निम्न में से जो है वो कौन सी विद्यापति नागार्जुन है उनकी जो कविता संग्रह नहीं है। ठीक है। अब इनके जो लेखन कार्य की यदि बात करें तो इनमें जो प्रबंध काव्य इन्होंने लिखा, प्रबंध और मुक्तक मैंने बता दिया था कि एक जो छंद लिखा हुआ है उससे दूसरा जो छंद है वो जुड़ा हुआ जब रहे तो उसे प्रबंध काव्य बोलेंगे, और दोनों में कोई संबंध जब नहीं रहे, पहला छंद है उसका दूसरा छंद से कोई संबंध नहीं हो, तो उसको जो मुक्तक काव्य बोलते हैं। तो ये प्रबंध काव्य इन्होंने कौन कौन सा लिखा, तो
भस्मांकुर इनका प्रबंध काव्य हो गया। उसके बाद भूमिजा, भूमिजा इनका दूसरा प्रबंध काव्य हो गया। उसके बाद निबंध में बात करें तो हिमालय की बेटियां, हिमालय की बेटियां एक ही निबंध इनको आपको याद रखना है, हिमालय की बेटियां। इधर संस्मरण की बात करें, यादें जो होती है संस्मरण, उसमें इन्होंने लिखा है एक व्यक्ति एक युग, एक व्यक्ति एक युग। कहानी संग्रह की बात करें, कहानी संग्रह कहने का मतलब जिसमें कई सारे कहानियों को एक जगह संकलित कर दिया जाता है तो उसे कहानी संग्रह होता है। तो कहानी संग्रह में इन्हें आसमान में चंदा तैरे, आसमान में चंदा तैरे 1982 ईस्वी में छपा था, आसमान में चंदा तैरे। आलेख संग्रह, आलेख संग्रह में अनहीनम क्रियाहीनम, अनहीनम क्रियाहीनम। उसके बाद बम भोलेनाथ, अनहीनम क्रियाहीनम और उसके बाद बम भोलेनाथ, दो आलेख संग्रह है। उसके बाद बाल साहित्य, जो बालकों के लिए लिखा गया साहित्य होता है, उसमें कथा मंजरी भाग 1 और कथा मंजरी भाग 2 लिखी। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम लिखी 1955 ईस्वी में। पहले उन्होंने जो भगवान राम नाम से लिखा था, बाद में इसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कर दिया गया था। उसके बाद विद्यापति की कहानियां मैंने पहले भी बता दिया, ये 1964 ईस्वी में लिखा गया। तो ये बाल साहित्य में जो है वो इतने चीजें आपको याद रखनी है। पूछ दिया जा सकता है कि निम्न में से कौन जो है वो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया बाल साहित्य नहीं है, तो आपको याद रखना है कथा मंजरी भाग 1 और भाग 2, उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उसके बाद विद्यापति की कहानियां। तो ये 4 ही आपको याद रखनी है, 4 में भी ये तो 2 एक ही हो जाएंगे, तो इनको आप आसानी से याद रख सकते हो जब पढ़ लोगे। उसके बाद यदि इनके उपन्यासों की बात करें कि कौन कौन से नॉवेल है इनके द्वारा लिखी गई है, तो रतिनाथ की चाची, उस रतिनाथ की चाची, उसके बाद है बलचनमा, बलचनमा, बलचनमा। उसके बाद नई पौधे, नई पौध। उसके बाद बाबा बटेश्वर नाथ, बाबा बटेश्वर नाथ। उसके बाद होगा वरुण के बेटे। उसके बाद दुख मोचन, दुख मोचन। कुंभी पाकम, कुंभी पाकम जो 1972 ईस्वी में चंपा नाम से प्रकाशित हुआ था, कुंभी पाक, कुंभी पाक। और कुंभी पाकम जो वो अपरिचित मूवी देखा होगा तो उसमें कुंभी पाकम बोलता है, तो ये कुंभी पाक है। हीरक जयंती, हीरक जयंती 1962 ईस्वी में जो अभिनंदन नाम से प्रकाशित हुआ था, हीरक जयंती अभिनंदन नाम से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अग्रतारा, उसके बाद जमनिया का बाबा, जमनिया का बाबा जो कि इसी वर्ष इमरतिया, इमरतिया नाम से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद गरीबदास, ठीक है, गरीबदास। तो ये चीज़ें हैं आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से सवाल जो है वो पूछ लिए जाए, तो आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो चीज़ें आपसे सही नहीं होगी। तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, उसके बाद नई पौध, उसके बाद बाबा वटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, उसके बाद दुख मोचन, उसके बाद कुंभी पाक जिसका प्रकाशन जो है वो चंपा नाम से हुआ था, कुंभी पाक तो चंपा। उसके बाद हरिक जयंती, हरिक जयंती जिसका प्रकाशन अभिनंदन नाम से हुआ था। उसके बाद अग्रतारा हो गया। उसके बाद जमनिया का बाबा, जमनिया का बाबा जिसे इमरतिया नाम से प्रकाशित किया गया था। उसके बाद गरीबदास है जो लिखा गया था 1979 ईस्वी में। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद इनकी यदि मैथिली रचनाओं की बात करें, जब मैंने बताया था कि इनकी कई सारे भाषाओं में ये रचना करते थे, तो मैथिली में इनकी आपको जो 5 जो कहानियाँ हैं वो याद रखनी है कि मैथिली रचना में चित्रा, चित्रा क्या है, तो चित्रा एक कविता संग्रह है, ये आपको याद रखना है, जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है, चित्रा। उसके बाद पत्रहीन नग्न पाच गाछ, पत्रहीन नग्न गाछ, इसका डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा 1967 ईस्वी, ठीक है, इसका डेट भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी जो सम्मान है वो मिला था। पक्का है ये कटहल, पक्का है ये कटहल 1995 ईस्वी में चित्रा और पत्रहीन नग्न छाल की सभी कविताओं को एक साथ 52 असंकलित मैथिली कविताएं, हिंदी का जो पदानुवाद है वो किया गया था इसमें। तो पक्का है ये कटहल नाम से 1995 ईस्वी में। तो ये भी डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। ये तो डेट 1967 आपको याद रखना है, पत्रहीन नग्न गाछ। और उसके बाद जो पक्का है ये कटहल, इनमें इनका जो कविता संग्रह है, कविताओं का जो संग्रह है, 52 असंकलित जो कविताएं हैं मैथिली की, उनको एक जगह कर दिया गया है जिसमें आपको चित्रा और पत्रहीन नग्न गाछ भी मिल जाएगा। तो ये 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद पारो एक उपन्यास है जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद नवतुनिया हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो पत्रहीन नग्न गाछ है और पका हुआ कटहल है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बाड़ाला रचनाएं जो इनकी है उसमें आपको एक ही याद रखनी है, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, जो कि 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसका देवनागरी जो लिपि है उसमें लिपांतरण भी किया गया था और हिंदी में इसका पदानुवाद भी किया गया था, जो हिंदी में इसका अनुवाद भी किया गया था।
उसके बाद इनका जो समग्र रचनाएँ हैं, उनका संचयन और समग्र रचनाएँ, मतलब जितने भी जो नागार्जुन हैं उनके द्वारा रचनाएँ लिखी गई हैं, उनको एक बुक में कर देना, एक बुकों की सीरीज़ बना देना, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके। तो वैसे ही जब संग्रह किया जाता है तो उसे संचयन और समग्र रचना कही जाती है। तो नागार्जुन की जो समग्र रचना है, जो कि राजेश जोशी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये साहित्य अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद नागार्जुन चुनी हुई रचना, ये 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ये खंड हमेशा पूछे जाते हैं। अब जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको खंड से सवाल यहाँ आता है, जो कि प्रकाशन किया गया था बानी प्रकाशन नई दिल्ली से। तो ये प्रकाशन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन खंड पूछा जाएगा कि नागार्जुन चुनी हुई रचनाएं हैं वो कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी। तो वो 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो नागार्जुन रचना वाली है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये 2 भूल जाओ तो भूल जाओ, इसको नहीं भूलना है। नागार्जुन रचना वाली, जो कि 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये 7 खंडों में प्रकाशित हुआ था। और इसका जो प्रकाशन किया था वो शोभाकांत के द्वारा ये प्रकाश लिखा गया था। और प्रकाशन जो था वो राजकमल प्रकाशन के द्वारा नई दिल्ली से प्रकाशित किया गया था। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। इनके यदि अवार्ड की बात करें कि नागार्जुन है उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1969 ईस्वी में मिला था। मैथिली की जो इनकी कविताएं थी, पत्रहीन नग्नगाछ 1967 में लिखी गई थी, ये आपको याद रखना है। पत्रहीन नग्नगाछ 1967 में लिखी गई थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद भारत भारती सम्मान है उत्तर प्रदेश की जो संस्था है, हिंदी संस्था लखनऊ के द्वारा दी गई। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त सम्मान इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। राजेंद्र शिखर सम्मान है वो बिहार सरकार द्वारा इन्हें दिया गया 1994 ईस्वी में। साहित्य अकादमी का जो सर्वोच्च फेलोशिप होता है सम्मान, वो भी इनके द्वारा दिया गया। और राहुल संकृत्यान जो सम्मान है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भी इन्हें दिया गया था। तो ये कुछ अवार्डें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो साहित्य अकादमी सम्मान हो गया, जो कि 1969 में मिला था। मैथिली की इनकी कविता संग्रह था जो पत्रहीन नग्नगाछ के लिए मिला था, पत्रहीन नग्नगाछ के लिए। और पत्रहीन नग्नगाछ का प्रकाशन कब हुआ था, तो वो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये चीज़ें हैं आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये वीडियो था जिसमें हमने जो नागार्जुन है उनके सारी चीज़ों को डिटेल्ड वे में देखा, चाहे वो उनकी रचनाएं हो, चाहे वो उनकी जो जीवन हो, उनका जो भाषा की शैली हो, उनकी जो कौन कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, जो सारी चीज़ें हैं उनको हमने देख लिया, जहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है JSSC CGL हिंदी पेपर 2, इसको जरूर फॉलो करें। और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी से व्यू जो है उसकी संख्या बढ़ती है, और जब व्यू की संख्या बढ़ती है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक नहीं आ पाते हैं वीडियो पे। यदि आप हमसे जो हमारा सोशल मीडिया लिंक है उस पर जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा कुछ जो सोशल मीडिया लिंक है, जिसका मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये वीडियो था पार्ट नंबर 9। इसके बाद जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है वो पार्ट नंबर 10 होगा। उसके बाद पार्ट नंबर 11 जो होगा वो धूमिल होगा। उसके बाद हमारा जो ये जो काव्य के निर्धारित कवि है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम रामचंद्र शुक्ल को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।